अच्छा, फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के बीच एक बेटर कोऑर्डिनेशन हो, मतलब आरबीआई कुछ कर रही है इन्फ्लेशन बढ़ाने के लिए, आप कर्जा लेके खर्च करते जा रहे हो तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक है। तो एक कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा था। फॉर द बेटर मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फिजिकल डिसिप्लिन, इफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एंड डेट, ये सब ठीक है। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी हो कि भाई हमने इतना ही खर्च, इतना ही उधार लिया था तो इस हिसाब से खर्च कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है। उसमें एक पारदर्शिता हो, ठीक है। और बैलेंस बजट की ओर बढ़े। देखिए क्या है, एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर जो हमारा है वो काफ़ी 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 बड़ा है रेवेन्यू से। तो ये क्या है, अनबैलेंस बजट की तरफ लेके जाता है। हमने पढ़ा था बजट के टाइप में, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट, है ना। तो अनबैलेंस बजट में बैलेंस, तो पहले तो पढ़ा था बैलेंस और अनबैलेंस्ड। तो अनबैलेंस में क्या था, या तो रेवेन्यू ज़्यादा होगा एक्सपेंडिचर से तो उसको सरप्लस बोल देंगे, ठीक है। बैलेंस में रेवेन्यू इक्वल टू एक्सपेंडिचर है, ठीक है, उसको बैलेंस बोल दिया। अनबैलेंस में या तो रेवेन्यू होगा ज़्यादा एक्सपेंडिचर से, जो कि होता नहीं कभी, लग्जमबर्ग वगैरह में कहीं कहीं देखा जाता है एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रेवेन्यू से। तो ये हमेशा हमारे जो डेवलपिंग कंट्री है और मोस्ट 90% कंट्रीज़ में यही होता है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है खर्च से, मतलब लोन लेना पड़ता है। तो अगर हम बजट मैनेजमेंट लाएंगे तो उससे क्या होगा, बैलेंस बजट की ओर हम लोग मूव करेंगे, ठीक है। देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, जो हमने डेफिसिट देखा ना, घाटा, राजकोषीय घाटा, वित्त घाटा, राजकोषीय घाटा, मतलब रेवेन्यू डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट, इसको मतलब रेवेन्यू डेफिसिट को 0 और फिजिकल डेफिसिट को 3%, जब ये बजट ये मतलब ये आया था, ठीक है। उसके बाद इसमें काफ़ी चेंजेस किए गए, 15 में चेंज आया, फिर 18 में, मतलब 4-5 बार इसमें चेंज हो चुका है, 2003 में जब आया था तब, ठीक है। उसको आप गूगल में देख सकते हैं कि हर बार अमेंडमेंट में क्या क्या हुआ, उतना आप याद नहीं रख पाएंगे, ठीक है। तो अभी यह जान लीजिए कि भाई अभी का जो सिनारियो, वो 3% जो डेफिसिट है ना, वो 3% ऑफ जीडीपी तक रखना। लेकिन अभी कितना है हमारा, अभी है 4.4%, हमने पिछले लेक्चर में देखा था, ठीक है। उसके बाद इंटर जनरेशनल इक्विटी को मेंटेन करना, मतलब आज हम 10 रुपया के कर्ज में है, हमारा जनरेशन, हमारा गवर्नमेंट, तो 30 साल बाद भी लगभग 10 रुपया 9 रुपया में हो, ठीक है। ये नहीं कि आज 10 रुपया है तो हम और लोन ले लिए और आने वाला जनरेशन पर डाल दिए कि अब वो चुकाएगा, ठीक है। मतलब रिड्यूसिंग द डेट बर्डन टू द फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। उसके बाद देखिए, दो ऑब्जेक्टिव हो गया। लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मतलब लंबे समय तक हमारा जो इकोनॉमी है वो स्टेबल रहे, ठीक है। फिजिकल पॉलिसी और अभी पढ़े थे, और मॉनेटरी पॉलिसी के बीच बेटर कोऑर्डिनेशन हो। ये नहीं कि मॉनेटरी पॉलिसी बोल रही है आरबीआई की भाई हम आ, इस पे रेपो रेट ये वगैरह बढ़ाएंगे या घटाएंगे, तो हमारा जो एसएलआर वगैरह बढ़ाएंगे घटाएंगे, रेपो रेट, आरआर, रिवर्स रेपो रेट ऐसे करेंगे, उसमें चेंजेस करेंगे तो हमारा इन्फ्लेशन 4 ± 2 6% तक रहेगा सीपीआई इंडेक्स पे। लेकिन फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट बोलती है कि, फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, क्या बोलती है, नहीं हम और लेन लेके और खर्चा करेंगे तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ गया, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी को कोई मतलब रहा ही नहीं। तो अगर एफआरबीएम एक्ट इस तरह का बहुत चीज़ बोलता है, तो मतलब फिजिकल और गवर्नमेंट फिजिकल डिसिप्लिन लाएगी, और जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी लाती है उस दोनों में बेटर कोऑर्डिनेशन हो पाएगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स था, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या प्रोविज़न है, ठीक है। ये रूल है ना, एफआरबीएम के एक्ट के बाद रूल आया था, वो क्या मैंडेट करता है, एक्ट ये मैंडेट करता है कि फॉर फिजिकल इंडिकेटर्स टू बी प्रोजेक्टेड, मतलब आप जब भी बजट रखेंगे ना, तो 4 आप जो इंडिकेटर है उसको आप रखेंगे, ठीक है। जैसे क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट, ये जीडीपी के परसेंटेज में होना चाहिए। फिजिकल डेफिसिट, ये भी जीडीपी के परसेंटेज में होना चाहिए। टैक्स रेवेन्यू कितना आया, ये भी जीडीपी के परसेंटेज में होना चाहिए। टोटल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, ये भी जीडीपी के परसेंटेज में होना चाहिए। मतलब फिजिकल और रेवेन्यू डेफिसिट ये दोनों जीडीपी के परसेंटेज में, टैक्स रेवेन्यू कितना आया ये जीडीपी के परसेंटेज में, और जितना हमारा ड्यू है, कितना लोन पे करना है, वो भी जीडीपी के परसेंटेज में, ठीक है।
मेनली ये टारगेट करता है फिजिकल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट को, ठीक है, अभी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये एक्ट है ना, कुछ डॉक्यूमेंट को बोलता है कि फिनांस मिनिस्ट्री मतलब बजट के साथ इसको पार्लियामेंट के पास रखना है। क्या क्या है वो? मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट, ठीक है, फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट एंड मीडियम मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, ठीक है। आप इसको बजट डॉक्यूमेंट में देख सकते हो कि ये चीज रखा जाता है, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि कौन सा भाई डॉक्यूमेंट मैंडेट किया गया है एफआरबीएम एक्ट के अंदर बजट के साथ रखने को, ठीक है। अब देखिए की प्रोविजन क्या क्या है। पहले तो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट है ना रिव्यू करेगी कि भाई हमारा फिजिकल ट्रेंड क्या है, कितना उधारी कितना खर्चा, ये सब चीज 2 बार। फिर कैग इसको ना रिव्यू करेगा एनुअली, हम लोग देखेंगे कैग अभी 23-24 का रिव्यू किया है, उसको क्या फाइंडिंग है, ठीक है। फिर क्या है ना, मीडियम टर्म फिनेंशियल मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट रखेगा, उसमें फिजिकल डेफिसिट, गवर्नमेंट का क्या डेट है, रेवेन्यू डेफिसिट, ये सब परसेंटेज के टर्म में रखा जाएगा, ठीक है। ये प्रोविजन बोलता है जो हमने देखा ऊपर। अब क्या है, ये एक्ट 2003 में आया था ना, बहुत रिजिड था कि भाई 0% तक रेवेन्यू डिफिसिट कम करना है, 3% तक आपका फिजिकल डेफिसिट कम करना है, और भी वगैरह वगैरह, एनुअली इतना कम करना है 0.5% से। तो बहुत रिजिड था, ठीक है। तो गवर्नमेंट को लगा कि भाई बहुत रिजिड है, तो 2016 में ना गवर्नमेंट मतलब कर्जा नहीं ले पा रही थी डेफिसिट को मैनेज करने के लिए, तो गवर्नमेंट है ना एनके सिंह कमेटी बनाई, ठीक है, टू विच विच वाज चेयर्ड बाय एनके सिंह, ठीक है, टू रिव्यू द एफआरबीएम एक्ट। एफआरबीएम जो एक्ट 2003 था उसको रिव्यू करने के लिए, ठीक है। तो हुआ क्या कि इन्होंने बोला कि भाई देखो ऐसा है, 3% जो आपने कैप लगाया ना डेफिसिट का, वो आप 2020 तक ही रहेगा, ठीक है। और 2.8 कर दो आप 2021 से, 2.5 कर दो 2023 में, इस तरह का उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था। हालांकि ये चीज फेल हो गया क्योंकि कोविड वगैरह आ गया था, ठीक है, कि भाई भाई 3% नहीं, इसको थोड़ा सा है ना, आप इसको हमेशा रिजिड मत रखो, इसको पीरियोडिकली रिव्यू करो, ठीक है। तो देखिए उसमें उन्होंने रख दिया कि मार्च 2020 तक ही ये 3% रहेगा, उसके बाद रिड्यूस करने के लिए बोल दिया 2.8, फिर बढ़ाया 2 फिर रिड्यूस किया 2.5 से। तो लगातार घटने के लिए बोला कि आप डेट को घटाइए, ठीक है, फिजिकल डेफिसिट को टारगेट किया। और रेवेन्यू डेफिसिट का जो 0% है इसको हटा दिया था शुरू में जो एक्ट में था 0%, ठीक है। उसके बाद देखिए फिजिकल पॉलिसी का मेन काम डेट को ध्यान में रखना है, ठीक है, ये भी इन्होंने दिया था। उसके बाद इन्होंने क्या सेट किया, इनके सेम कमेटी का जो रिकमेंडेशन था, डेट टू जीडीपी रेशियो, मतलब जो हमारा उधारी है और जीडीपी, इस दोनों का रेशियो होना क्या चाहिए। तो इन्होंने मतलब मान लीजिए मेरा जो जीडीपी है 330 लाख करोड़ है अभी, तो हमारा उधारी कितना होना चाहिए। बोला देखो, सेंटर और स्टेट मिला के 60% हो, जिसमें से सेंटर 40 और स्टेट 20%, इतना ही आप उधारी रखो, ठीक है, किसका, जीडीपी का, ठीक है। 330 लाख करोड़ है तो भाई 60% जो भी है उतना उधार रखो आप, ठीक है। लेकिन ये हुआ क्या, मतलब सेंटर और स्टेट का 60% और स्टेट का 40%, सॉरी 20%, 40% तक उधारी ले सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और 20% ले सकती है स्टेट, मतलब 40 + 20 60% ऑफ जीडीपी, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट को किया गया था 0.8%, धीरे धीरे ये घटाया गया था, ठीक है, कि चलो आप 0.8% तक रख लो, पहले तो 0% था, कि नहीं नहीं चलो भाई हम कोई भी वित्तीय घाटा नहीं रखेंगे, सॉरी, हाँ वित्तीय घाटा नहीं रखेंगे। फिर एनके सिंह ने बोला नहीं नहीं ठीक है 0.8% तक आप रखिए। फिर है ना एनुअल रिडक्शन, बोला कि ठीक है आप 2016 में आया था, 2023 तक 8% है, तो आप एनुअली 0.5% करके घटाइए, टारगेट टारगेट कीजिए ऐसा। फिजिकल डेफिसिट बोला गया कि इसको और आप कम कीजिए। रेवेन्यू डेफिसिट में तो इन्होंने थोड़ा सा ईज दिया था गवर्नमेंट को,
बट फिजिकल डेफिसिट में बोला नहीं 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 2.5% रखिए, जो कि अभी अभी लगभग 4.4% है, ठीक है। तो ये सब चीज़ रिकमेंडेशन दिया गया था। उसके बाद 2018 में अमेंडमेंट आया 16 के बाद, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, वही 60% और 40%, 60% जीडीपी सेंटर प्लस स्टेट, और जिसमें से 40% रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का और 20% स्टेक रहेगा आपका स्टेट गवर्नमेंट का उधारी लेने में, ठीक है। एफआरबीएम टारगेट, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेट है ना, पूरा जो इंडिया का डेट है वो 60% ऑफ जीडीपी, हमारा जीडीपी मान लीजिए 5 लाख करोड़ है, तो उसका 60% होना चाहिए 3 लाख करोड़, ठीक है। ठीक है, उसके बाद 3% ये तो है ही है, आपका फिजिकल डेफिसिट का परसेंटेज जो है ना वो 3% होना चाहिए। उसके बाद आपका जो है अभी 4.4% है लगभग, ठीक है। एनके सिंह ने ये बोला कि गवर्नमेंट है ना वो गारंटी नहीं देगी किसी भी एडिशनल लोन का, कितना 1%, 1.5% से ज़्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में कोई भी गारंटी नहीं देगी लोन के लिए, ठीक है। चलिए अब देखिए, जो बजट 25-26 उसमें हमारा ये ट्रेंड रहा है फिजिकल डेफिसिट का, आपको मेंस में भी काम आ जाएगा। देखिए 4.4% बोला ना, ये देखिए पहले 6.4 था, फिर 5.6 हुआ, 4.8 हुआ, 4.4 हुआ, ठीक है फिजिकल डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट कितना बोला गया था भाई, 0.8%, लेकिन अभी कितना है 1.5, 4%, फिर 2.6%, मतलब 2022-23 में 4%, 23-24 में 2.6, फिर 24-25 में 1.9, फिर अभी कितना है 1.5। फिजिकल डेफिसिट 22-23 में 6.4, 5.6 है 23-24 में, तो इस तरह से ये घटा है, ठीक है। सारा कुछ डिक्लाइन हुआ है, देखिए ये जो ग्राफ है डिक्लाइन ट्रेंड में इस तरह से, ठीक है। अब देखिए कैग ने अभी जो एफआरबीएम एक्ट में क्या है कि ईयरली रिव्यू करेगी कैग, तो कैग ने अभी ना रिव्यू किया 2023-24 का, तो उसमें क्या पाया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेट है 60%, सॉरी 40+20, 20 स्टेट का 40 सेंटर का, उसमें से डिक्लाइन हुआ है 61% से, जो है ना 20-21 में 61.38% था, अभी 57% है सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट। और जनरल डेट कितना है भाई, मतलब टोटल 83% होना कितना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना होना चाहिए 40%, है कितना 57, लेकिन डिक्लीन हुआ है कितना से 61.38 से 57%। और टोटल कितना होना चाहिए था भाई 60%, लेकिन है कितना 81, लगभग 81 है, ठीक है। लेकिन घटा है 83 से लगभग 81% हुआ है हमारा डेट, ठीक है। उसके बाद देखिए डेट मतलब कर्जा, उधारी नहीं कर्जा, डेफिसिट, डेफिसिट बोरोइंग, ठीक है। डेफिसिट मतलब एक्सपेंडिचर रेवेन्यू का हम लोग जो डिफरेंस है वो, और डेट मतलब टोटल आपने कितना कर्जा ले लिया, ठीक है, उधारी कर्ज आपके ऊपर कितना है। उसके बाद देखिए डेट सस्टेनेबिलिटी एनालिसिस, मतलब की मेजर क्या क्या इन्होंने बोला है कि क्या क्या गवर्नमेंट की मेजर लिया है, ठीक है। कि भाई डेट टू जीडीपी रेशियो वैसा होना चाहिए जो हमेशा एक लॉन्ग टर्म में डिक्लाइन होना चाहिए, जो कि हो रहा है, देखिए डेट टू जीडीपी रेशियो, ठीक है। और क्या 61% से 57% हो गया है सेंटर का डेट, ठीक है, लेकिन होना कितना चाहिए 40%, चलो ठीक है। अच्छा अनरियलाइज टैक्स, वैसा टैक्स जो अनरियलाइज नहीं हो पाया, मतलब अगर टैक्स ज़्यादा होता तो एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू, इसका खाई कम होता तो हमें कम डेफिसिट फिनेंसिंग के लिए लोन लेना पड़ता, ठीक है। तो मतलब हुआ क्या है कि 31 लाख करोड़, ठीक है, ये हमारा अनरियलाइज टैक्स है। अनरियलाइज टैक्स मतलब देखिए जैसे
टैक्स उसको भरना था किसी को, मान लीजिए जीएसटी में 20 करोड़ का डिमांड किसी को दिया आपने, किसी कंपनी को, लेकिन वो हाई कोर्ट चली गई कि नहीं भाई मेरा ये टैक्स नहीं बनेगा, तो एक लिटिगेशन में है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। इस तरह का होता है अनरियलाइज्ड टैक्स। टैक्स तो इम्पोज हुआ, लेकिन वो मतलब कलेक्ट तो हुआ लेकिन रियलाइज नहीं हो पाया, वो अभी लिटिगेशन वगैरह कहीं पर पड़ा हुआ है, या कुछ डिले के कारण उस समय अवधि में वो मान लीजिए 31 मार्च तक कलेक्ट होना था, नहीं हो पाया, मार्च वाला पैसा वो अप्रैल में पे करेगा, तो वो चीज़ है, ठीक है, अनरियलाइज्ड उस पीरियड के लिए हुआ। अच्छा, एनके सिंह कमेटी ने और क्या बोला, स्केप क्लाउज, मतलब भाई इतना ज़्यादा एक एक्सेप्शन दे दिया कि ठीक है, सेक्शन 4(2) हम इम्प्लीमेंट करते हैं, 4(2) में हम एक स्केप क्लाउज डाल देते हैं भाई ऑफ द एफआरबीएम एक्ट, कि जैसे सिक्योरिटी थ्रेट, नेशनल सिक्योरिटी, वॉर, है ना, नेचुरल कैलामिटी और एग्रीकल्चर में सूखापन कोलैप्स होने पर आप बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, तो आप ठीक है आप ज़्यादा बोरो कर सकते हैं, मतलब 3% जो जीडीपी का था ना, अ, उससे ज़्यादा आप बोरो कर सकते हो, चलो फिजिकल डेफिसिट, ठीक है 5% जो भी होगा। तो ये था escape क्लाउज, ठीक है। इसमें और कहा, क्या कहा गया कि भाई आप ये भी कर सकते हो कि जैसे उसमें से एक है ना, एक चीज बोला गया इसमें, या तो नेचुरल कैलामिटीज हो, या फिर कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करना हो, ठीक है, ये देखिए कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करना हो इन द इकोनॉमी, ठीक है, तो उस समय भी आपका ज़्यादा खर्च होगा, तो आपका डिफिशिट होगा, ठीक है, तो उसको आप भरने के लिए 3% से ऊपर जा सकते हो। फिर क्या बोला कि भाई किसी एक क्वार्टर में, किसी एक क्वार्टर में डिक्लाइन हुआ है ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, आपका जो आउटपुट ग्रोथ है वो 3% से कम हो गया, वो 3% कितना, पिछला 4 क्वार्टर्स का जोड़ के जो भी था, ठीक है, उसका एवरेज, पिछले 4 क्वार्टर में जो औसत हमारा दर ग्रोथ था, उससे अगर 3% कम किसी एक क्वार्टर में हुआ, तब भी आप ये 3% क्लाउज को मतलब आप तोड़ सकते हो, ठीक है। जैसे 2017 के बजट में क्या हुआ था, अरुण जेटली साहब जो थे फिनेंस मिनिस्टर, ये ना 3.2 तक लेके गए थे फिजिकल डेफिसिट टारगेट को, 3.3 के जगह 3% की जगह 3.2 जगह। फिर कोविड-19 में ये चीज हुआ था, ठीक है, तो ये सब चीज के समय आपको करना पड़ जाता है, ठीक है। चलिए, और भी अमेंडमेंट था, लेकिन आप उसको देख लीजिएगा, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन escape क्लाउज कैन कैसे इन्वोक होगा, बाय द गवर्नमेंट आफ्टर फॉर्मल कंसल्टेशन एंड एडवाइस फिजिकल काउंसिल, ठीक है। और एक कमिटमेंट देना होगा कि ठीक है हम अभी इसको ब्रेक कर रहे हैं, इस दीवार को 3% का, तो हम रिटर्न हो जाएंगे अपने टारगेट में आने वाले समय में, ये नहीं कि हमेशा तोड़ते रहे, ठीक है। जैसे और एक बार देख लीजिए 2017 के बाद 2020 में क्या हुआ, निर्मला सीतारमन ने escape क्लाउज का यूज़ किया था, क्योंकि आपको पता है नेचुरल कैलेमिटी, मतलब सॉरी हेल्थ डिजास्टर आया था कोविड-19 में, ठीक है, 3.8%, ठीक है, कर दिया था। उसके बाद देखिए सिग्निफिकेंस क्या है एफआरबीएम एक्ट का, एफआरबीएम एक्ट है कि भाई फिजिकल डिसिप्लिन लाता है, टारगेट सेट करता है उसको, बाय सेटिंग द टारगेट ऑफ रिड्यूसिंग फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। फिजिकल ट्रांसपेरेंसी लाता है कि भाई ये सब रिपोर्ट आप रखो पार्लियामेंट के समक्ष, जैसे मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट एंड फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट, ये सब जो 4 चीज़ें थी उसको आपको पार्लियामेंट के समक्ष रखना है बजट के साथ, तो ये ट्रांसपेरेंसी लाता है। फिर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जो ऑब्जेक्टिव में पड़ा था, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस की, जो भाई गवर्नमेंट के पास ज़्यादा घाटा नहीं है, ज़्यादा गवर्नमेंट का क्वाइट डिसिप्लिन्ड है अभी, मतलब
FRBM एक्ट है तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है देश में, ठीक है। तो इन्वेस्टर ज़्यादा उसमें कॉन्फिडेंट में रहते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए कि भाई हम इतना ही घाटा रखेंगे, मेरा इतना रेवेन्यू है, तो हम इस तरह से प्लान करेंगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग। इंटर जनरेशनल इक्विटी मतलब वही बताया ना कि अभी हम फिजिकली डिसिप्लिन रहेंगे तो आने वाले समय में फ्यूचर जनरेशन है उसको कर्जा नहीं ढोना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इशूज क्या है, ये सब तो खूबियां थी। इशूज क्या है मतलब देखिए, कंप्रोमाइजिंग वेलफेयर, इंडिया क्या है, एक वेलफेयर इकोनॉमी है, ठीक है। तो अगर आप लिमिट कर देंगे 3% तक ही आपको टारगेट करना है फिजिकल डेफिसिट, मतलब कर्जा ज़्यादा लेना नहीं है, घाटा ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, तो कैसे होगा, हम पैसा लाएंगे कैसे। तो एक तरह का ये कि ना बांध देता है गवर्नमेंट को पैसा कहीं से उधारी लेने के लिए, ठीक है। स्टेट का डेफिसिट बढ़ जाता है, ठीक है। स्टेट के पास फंड नहीं है, उनको पैसा लेना है, लेकिन वही है, जैसे आंध्र प्रदेश के पास 4.7 है, तो अब क्या करें, उनको भी पैसा चाहिए। मेरे पास घाटा ज़्यादा है, पैसा कम है, तो हम बोरो कर नहीं सकते क्योंकि 3% ऑफ जीडीपी के टारगेट में फिजिकल डेफिसिट को रखा है। खर्चा बढ़ जाएगा तो वो खाई बढ़ जाएगा, एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टेट्स और फिजिकल फेडरलिज्म में क्या होता है कि देखिए स्टेट क्या बोलता है कि भाई FRBM है ना, एक तरह का हमको इम्पोज किया गया है हमारी ऑटोनॉमी पे, फिजिकल ऑटोनॉमी पे। तो मतलब एक तरह का फिजिकल फेडरलिज्म पे एक तरह का चोट है, ठीक है। दूसरा क्या है, यूनियन डायरेक्ट करता है फिजिकल फेडरलिज्म में, यूनियन स्टेट, लेकिन यूनियन ने डायरेक्ट कर दिया, उसको पालन करना पड़ता है किसको, स्टेट को, ठीक है। जबकि हो सकता है कि अलग अलग स्टेट का अलग अलग सिचुएशन, उनका लोकल लीड अलग हो, लेकिन आपने तो बांध दिया FRBM एक्ट के अंदर उसको, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंट डेविएशन होता है, ठीक है, आपने रख तो दिया 3%, और 60% 40% जो भी है आपको उधारी का या फिजिकल डेफिसिट का, लेकिन वो हर बार पेंडेमिक, GST इंट्रोडक्शन, इनके नाम में उसका ब्रेक होता है, तो फिर इसका औचित्य क्या रहा, ठीक है। फिर आगे ग्रोथ हमारा है, बहुत ज़्यादा टारगेट है, हमको विकसित भारत बनना है, विकसित झारखंड बनना है, मेक इन झारखंड लगाना है, लेकिन हम हमारा जो रिजिड टारगेट है इसके चलते हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। अपनी ग्रोथ नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ कमियाँ थी। वे फॉरवर्ड क्या हो जाता है, टैब रिफॉर्म्स एंड मोबिलाइजेशन, भाई ज़्यादा से ज़्यादा इनफॉर्मल सेक्टर को टैक्स बेस में लाओ, ठीक है। सब्जी वाले जो दुकान है बहुत सारे, उस पर निगरानी रखो, ठीक है। कि भैया एक कहने का मतलब कि आप इतना सब सब्जी में जैसे टैक्स नहीं लग रहा है GST में, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में, लेकिन बहुत सारे लोग उसी के आड़ में बहुत सारा पैसा उगाही कर लेते हैं। सब्जी बेच रहे हैं डेली, 30,000 का सब्जी ही बेच रहे हैं, वो कोई टैक्स नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, कितना पैसा का लेन देन है कुछ पता ही नहीं है, तो उस पर टैक्स कैसे कलेक्ट करें, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट को फिजिकल रिफॉर्म्स, ठीक है, आपके पास नीड है तो FRBM एक्ट को आप एडहेयर कीजिए, लेकिन आप अपने लोकल नीड के हिसाब से आप अपना है ना वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, जैसे 5,000 रुपया हर युवा को दे देंगे, इसको बंद कीजिए, ठीक है। 10 किलो चावल फ्री दे देंगे, इसको बंद कीजिए। स्केप क्लाउज को आप कीजिए कि भाई बहुत ही मेजर पेंडेमिक, डिजास्टर, फिनेंशियल क्राइसिस हो तभी आप इसको करेंगे, वो भी ट्रांसपेरेंट होगा, मतलब आपको पार्लियामेंट के पास बोलिए कि हाँ इसके लिए किया गया, ये नहीं कि बस जस्ट मन चाहा बढ़ा दिए, कुछ बहुत ज़्यादा नीड हो तभी आप स्केप क्लाउज का यूज़ कीजिए, 4.2 सेक्शन 4.2। उसके बाद आप फिजिकल डेफिसिट टारगेट को रिवाइज कीजिए एज पर द नीड्स, ठीक है। कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करना है तो ठीक है उसको बढ़ा दीजिए, कुछ चैलेंजेस आ गया है तो उसको बढ़ा दीजिए, बिजनेस में इंप्रूवमेंट करना है तो थोड़ा सा टारगेट को बढ़ा, ठीक है। उसके बाद इम्प्रूव कीजिए सेंटर कोऑर्डिनेशन को, मतलब अ, हमेशा एक डायलॉग होना चाहिए कि भाई जो FRBM एक्ट है इसलिए हमने बढ़ाया है, कि आप उसको अडेयर कीजिए। एक म्यूचुअल डायलॉग होना चाहिए स्टेट और सेंटर के बीच, ये नहीं कि टेंशन का भाव हो, ठीक है। उसके बाद फिजिकल काउंसिल एक सेटअप कीजिए, और ये शायद 15 फिनेंस कमीशन ने भी रिकमेंड किया है। कंप्लायंस रिव्यू, जैसे है ना क्यों ब्रीच हुआ,
क्यों हमारा वित्तीय घाटा इतना ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ के लिए एक फिजिकल काउंसिल है ना, आप इस्टेब्लिश कीजिए। तो और कैपेक्स पर बढ़ाइए, प्रायोरिटाइज कीजिए अपने एक्सपेंडिचर को। ये नहीं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेरा बढ़ रहा है पेंशन सब्सिडी पे, ठीक है। आप बढ़ाइए क्या, बिल्डिंग ऑफ रोड, स्पोर्ट्स, पावर प्लांट्स, ये सब क्या है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी लाएगी, फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, गरीबी घटेगी। तो ये सब चीज़ में आप खर्च कीजिए, ठीक है। तो ये था FRBM एक्ट, एक ओवरव्यू बढ़िया से आप इसको देख लीजिए। इससे ज़्यादा आप, मुझे नहीं लगता है कि होना चाहिए पढ़ने के लिए, ठीक है। थैंक यू भाई, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।